हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अध्याय 10 को देखना है, जो कि नगर विकास से संबंधित है। ये जो नगर है यानी कि शहर, यह किसी भी देश या फिर राज्य की एक पहचान, एक आइडेंटिटी होती है ना। जैसे कि आपके सामने ये इमेज है, कहाँ का? पटना का। तो आप जैसे ही पटना सुनते हैं आपको बिहार का एक इमेज बनेगा, है ना, कि आप बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं टोक्यो बोलूँ तो टोक्यो यानी कि जापान की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, यह एक विकास का इंजन माना जाता है। शहरी क्षेत्र को विकास का इंजन माना जाता है। तो बताइए आप हमें कि आप ये जो शहर है, शहर कहते किसे हैं? देखिए, शहर के लिए ये 3 क्राइटेरिया बनाया गया है। मान लीजिए ये हम पटना की बात करते हैं, है ना। तो पटना में कम से कम यहाँ की जो जनसंख्या हो, कम से कम कितनी हो? 5,000 होनी चाहिए। पॉपुलेशन 5,000। और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में यानी कि प्रति 1 किलोमीटर में कम से कम 400 व्यक्ति निवास कर रहे हो। ये दोनों क्राइटेरिया बिहार के लिए काफ़ी आसान है। लेकिन जो तीसरा क्राइटेरिया है, 75% पुरुष जो श्रमिक होते हैं वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी कि वे किसान ना हो, यानी कि कृषि कार्य से अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हो, है ना। तो ये जो 75% वाला सीमा है, इस कारण से बिहार में क्या होता था कि नगरों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है, अभी भी 199 है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2020 में संशोधन किया गया, इसे हम अभी देखते हैं बाद में। पहले आप यहाँ पे देखिए, बिहार में जो आर्थिक समीक्षा में बात की गई कि शहरी विकास में 2 मुख्य चुनौती हैं। पहला है मौजूदा छोटे बड़े शहरों में पर्याप्त नगरीय सेवाएं उपलब्ध ना होना, यानी कि यहाँ सेवाएं उपलब्ध कराना होगा। दूसरा है शहरीकरण की गति को बढ़ाना होगा। इसी शहरीकरण की गति को बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 पारित किया गया। और ये जो 75% की जो सीमा थी गैर कृषि वाला, तो इसे कम करके अब कितना कर दिया गया? 50 कर दिया गया। और इसी के तहत एक 13वां नगर निगम बनाया गया। आप यहाँ पे देखिए, सीतामढ़ी। इससे पहले 12 था। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, बिहार शरीफ, दरभंगा, आरा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, छपरा और 13वां सीतामढ़ी। अभी जो बिहार नगर अधिनियम 2007 के तहत बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? 13 आपको पता है। यहाँ पर 49 नगर परिषद है और 81 नगर पंचायत है। बिहार में शहरीकरण और शहरी विकास का स्थानिक पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं, यहाँ वर्ष 1961 से 2011 का तुलना किया गया। आप यहाँ भारत को देख सकते हैं। यहाँ आबादी नियम शहरीकरण के स्तर को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, भारत में 1961 में कितना शहरीकरण था? मात्र 18%, जो कि बढ़ करके आज 31.2% हो गया। जबकि बिहार को आप देखेंगे तो 7.4% से बढ़ करके मात्र आज 11.3 यानी कि 12% से भी कम शहरीकरण देश में है। इसी कारण से जो देश की जो कुल आबादी है उसमें बिहार की जो शहरी आबादी कितनी है? 3.1%। यहाँ पे देखिए आप। और राज्य में जो शहरीकरण की वृद्धि दर है, हमने चैप्टर 1 में भी देखा था, इसे मात्र 0.8% है। यहाँ पर देख सकते हैं 10.5 से लेकर के यहाँ पर 0.8% बढ़ा है, जबकि देश में 3.4% बढ़ा है। यहाँ पे देखिए 27.8 से 31.2% हुआ है। लेकिन जैसे हम बिहार में आते हैं तो आप देख सकते हैं शहरीकरण का स्तर कितना नीचे आ जाता है, यानी कि अभी भी यहाँ की 88% आबादी, 88% से अधिक आबादी कहाँ है? गाँव में निवास करती है। तो जब गाँव में निवास करती है तो ग्रामीण क्षेत्र में काम करेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र में काम करेंगे यानी कि कृषि कार्य। तो इसी कारण से आप समझ सकते हैं बिहार में जो शहरों की संख्या है वह कम क्यों है ना। यहाँ पे आप शहरों की संख्या देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुल 199 शहर है। यहाँ पे दिया गया है 2011 के आंकड़े के अनुसार उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, और यहाँ संयुक्त रूप से। तो यहाँ पे देखिए उत्तर बिहार में 101 है और दक्षिण बिहार में 98 है, और कुल 199 शहर हैं। यहाँ पर श्रेणी दिया गया है। श्रेणी 1 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले को शामिल किया गया, जिसमें टोटल 26 शहर हैं। इसके अलावा अगर सर्वाधिक शहरों की बात करें तो यहाँ पे देखिए श्रेणी 3 के शहर है, जहाँ की आबादी 20,000 से 49,999 यानी कि 50,000 के बीच है। तो इसकी आबादी जो शहर है 76 शहर सर्वाधिक श्रेणी 3 के शहर हैं। इसे आपको याद नहीं रखना, आपको ये याद रखने हैं उत्तर में कितने हैं, दक्षिण में कितने हैं और टोटल। तो टोटल हमारे पास कितने शहर हैं? 199। और नगर निगम
13। यहाँ पर शहरीकृत जिलों की बात की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब सर्वाधिक जो शहर हैं, यहाँ पर पटना 43.1% जो क्या है शहरीकृत है, यानी कि 50% होने को है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, नालंदा। और सबसे कम शहरीकृत जिले जो हैं आप देख सकते हैं कैमूर, उसके बाद शिवहर, मधुबनी, समस्तीपुर, बांका, सुपौल, मधेपुरा। हमने जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है उसका हमने ये जो सारे इकोनॉमिक सर्वे जो 13 चैप्टर हैं, तो 13 का हम अंत में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे सिर्फ आपको प्रश्न होंगे, है ना, ताकि हमने जो 13 पढ़े उसके सारे प्रश्नावली के माध्यम से याद कर सके। तो आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। इसलिए आप ये जो 10वां चैप्टर है और इसके बाद 3 और आएंगे, इसी वीक आ जाएंगे आपको, और उसके बाद हम एक प्रश्नावली डाल देंगे ताकि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे जो टर्म्स और प्रश्न आपको याद रह सकें। नेक्स्ट है 7 निश्चय योजना के बारे में। हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था ना कि जो गाँव का चौथा स्तंभ है, ये देखिए स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, यानी कि 7 निश्चय योजना का चौथा स्तंभ गाँवों पर केंद्रित था। उसी प्रकार से ये जो 7 निश्चय योजना है उसका 3 स्तंभ जो है किस पर है, शहरों पर केंद्रित है। यहाँ पे देखिए शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान, यहाँ देखिए ये जो पार्ट 1 वाला था उसमें। दूसरा है हर घर नल का जल, हर घर नल का जल, और हर घर पक्की गली नालियाँ, है ना यहाँ पे। तो ये जो तीनों ये जो है 7 निश्चय योजना, ये किससे संबंधित है, बिहार के शहरों से संबंधित। अब ये जो 7 निश्चय योजना है पार्ट 2 में बदल चुका है, यानी कि इसी को विस्तार रूप दे दिया गया है यहाँ पे 2020 से। इसी में जो 7 निश्चय योजना है उसी में शहरी पेयजल योजना को शुरू किया गया है, जो हर घर जल योजना है उसके तहत। तो इसके तहत क्या करना है कि वर्ष 2020-21 तक शहरी क्षेत्र के सभी घरों में, यहाँ पे देखिए सभी घरों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, जो शहरों से चापाकल की जो प्रवृत्ति है उसे हटाना है। इस योजना का जो क्रियान्वयन है बिहार नगर अधिसंरचना विकास निगम यानी कि ब्यूडको, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और स्थानीय नगर निकाय के जरिए किया जा रहा है। इस योजना के तहत लगभग 16 लाख लोगों को लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट है नगर विकास कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है इसको हम एक एक देखेंगे। ये जो कार्यक्रम इसका जो वित्त पोषण है केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी कि 60-40 किसी में है, किसी में 70-30, है ना। तो ये दोनों का वित्त पोषण केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। पहला है नमामि गंगे परियोजना, दूसरा है दीनदयाल अंत्योदय योजना जिसे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भी कहा जाता है, तीसरा है स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसे हमने चैप्टर 9 में भी देखा था, पांचवा है अटल कायाकल्प एवं नगर रूपांतरण मिशन यानी कि अमृत, उसके बाद छठा स्मार्ट सिटी मिशन, और सातवां है विरासत नगर विकास एवं विस्तार योजना यानी हृदय। नमामि गंगे परियोजना आपने सुना होगा इससे पहले नेशनल एक्शन प्लान का, NAP, है ना, गंगा एक्शन प्लान गैप 1 और गैप 2। तो ये जो है राजीव गांधी के कार्यकाल में और 1990 में ये शुरू किया गया था। तो इसके बाद क्या हुआ कि कोई गंगा में सुधार नहीं हो रहा था, यानी कि गंगा की सफाई में कोई ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा था। उसके बाद NDA की जो सरकार आती है ना, वर्ष 2014 में, तो वह जून 2014 में इस नाम की योजना की शुरुआत की गई। दरअसल जो गंगा एक्शन प्लान है उसी को परिवर्तित करके नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई। इसमें बजटीय प्रावधान किया गया 20,000 करोड़ रुपए का। इसका उद्देश्य क्या था, गंगा नदी के प्रदूषण में कमी लाकर और उसका संरक्षण एवं कायाकल्प करना। इसमें जो मुख्य घटक है, पहला है मल जल उपचार क्षमता निर्माण, दूसरा है नदी घाट विकास। आपने देखा होगा कि जो गंगा किनारे जो शहर हैं वहाँ पर घाटों का विकास किया जा रहा है ना, तो इसी योजना के तहत किया जा रहा है। तीसरा है नदी सतह की सफाई। ये जो गंगा नदी में गाद जम जाते हैं जिस कारण से वो जो नदी का पानी है वो बाढ़ प्रवण क्षेत्र में फैल जाते हैं और बाढ़ ले आते हैं। इसी कारण से क्या है कि जो नदी की सफाई है उनकी सतह उनकी सफाई की जाती है। इसका जो प्रबंधन कौन कर रहा है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। इसके द्वारा और इसके क्रियान्वयन के लिए 20 शहरों का चयन किया गया, यानी कि जो गंगा तट पर जो प्रमुख शहर है उनमें 20 शहरों का चयन किया गया है इसके क्रियान्वयन के लिए। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना।
ये जो योजना है इसमें राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी कि NULM और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को मिला दिया गया है इस योजना में और बना दिया गया DNULM। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य आप देखिए, इसका उद्देश्य है कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबों को कम करना। हमने जीविका पढ़ा था बिहार के जो चैप्टर 9 में था, तो उसी संबंध आप देख सकते हैं इसमें भी क्या करना, आजीविका उत्पन्न करना है ताकि रोजगार उत्पन्न हो, ये जो शहरी क्षेत्र में विकास हो। यहाँ पे ग्रामीण नहीं शहरी होगा। और इस योजना को शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। इसके जो प्रमुख घटक है, पहला सामाजिक गोलबंदी एवं सांस्थानिक विकास। इसके तहत हर शहरी गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य को समयबद्ध ढंग से सेल्फ हेल्प ग्रुप के नेटवर्क में लाया जा रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई भी शहर है, उसमें प्रत्येक गरीब परिवार को, उसके एक व्यक्ति को, मान लीजिए एक परिवार है, उसके किसी एक व्यक्ति को कहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाता है। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ने के बाद ये जो इनको बैंक से लोन वगैरह प्राप्त होते हैं, उसके बाद ये अपना विकास कार्य करते हैं। दूसरा घटक है कौशल विकास एवं तैनाती द्वारा रोजगार। इसका उद्देश्य शहरी BPL युवक युवतियों को प्रशिक्षित करना और उन्हें सवैतनिक रोजगार या स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसका क्रियान्वयन बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा किया जा रहा है। तीसरा घटक जो है वित्तीय समावेशन एवं स्वरोजगार कार्यक्रम। इसके तहत शहरी गरीब व्यक्तियों या समूहों को उनके कौशल, सहज रुझान और स्थानीय स्थितियों के अनुरूप, यानी कि जहाँ पे वह रह रहे उसी के अनुसार लाभप्रद रोजगार के उपक्रम या अति लघु उद्यम शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती। और चौथा है शहरी निराश्रय के लिए आश्रय। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। हमने स्वच्छ भारत मिशन को पहले भी देखा है। तो इसके तहत क्या किया गया था, इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी 2 अक्टूबर को। इसमें टारगेट रखा गया था कि जो ओपन डिफेक्शन है यानी कि खुले में शौच, उसे 2 अक्टूबर 2019 यानी कि वह दिन जिस दिन 150 वर्ष हो जाए जन्म तिथि का, किनका, महात्मा गांधी का, उस दिन हमें ये ODF टारगेट को प्राप्त कर लेना था। लेकिन अब जो है ये तो प्राप्त हो चुका है 2019 में ही 2 अक्टूबर को। अब हमें बढ़ना है ODF प्लस और ODF प्लस प्लस में। हमने जनवरी के करंट अफेयर में पढ़ा था कि जो पटना है उसे ODF प्लस, ये जो ODF है उसको तो दे दिया गया है, अब इसे ODF प्लस का दर्जा दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए ODF प्लस का जो प्रमाण पत्र दे दिया गया। तो ये ODF प्लस और ODF प्लस प्लस क्या होता है, ये देखिए। ODF का अर्थ है खुले में शौच मुक्त, यानी कि खुले में शौच मुक्त होगा तब जब सबके घरों पे शौचालय होंगे। मान लीजिए ये घर है, इनके घर में एक शौचालय बन गया, तो इसी प्रकार से मान लीजिए पूरे देश में शौचालय, तो ये तो ODF हो गया जो कि टारगेट पूरा हो चुका है। नेक्स्ट है ODF प्लस, है ना, ODF प्लस। अब इसमें क्या होता है, एक घर पे तो शौचालय बन गए लेकिन बाहर में भी तो जरूरत है ना, तो यानी कि शहर, मान लीजिए ये सड़क है ना, तो इन सड़कों पे आप देखते हो कि शहरों में हर जगह क्या हो रहा है कि शौचालय का निर्माण हो रहा है, हर 5 किलोमीटर में एक शौचालय का निर्माण हो रहा है। तो ये जब पूरे हो जाएंगे, हर जगह शौचालय बन जाएंगे, तो ODF प्लस का दर्जा दिया जाएगा, जो कि ODF प्लस का प्रमाण पत्र पटना को भी मिला है ना। अब नेक्स्ट है ODF प्लस प्लस। इसमें क्या होगा, ये देखिए घर पर शौचालय बन गया है, ये शहरों में बीच में भी शौचालय बन गया है ना, लेकिन अब जो है इसके जो मलजल तो यहाँ पर हो जाएंगे। दूसरा है जो शहरों पर ये मलजल जो फैलेंगे, इसके अंदर जो टंकी बनी होगी उसमें मलजल भी तो जमा होंगे ना, तो ये जो मल है इनको अब कहाँ जाएगा, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है यहाँ पर इन्हें क्या किया जाएगा, एक तरह स्वच्छ किया जाएगा। मान लीजिए टैंक है, यहाँ से मलजल को निकाल करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यानी WTP में भेजा जाएगा और इसके बाद इसे स्वच्छ कर करके इसे नदियों में छोड़ा जाएगा। तो जब ये पूरा हो जाएगा तब ये ODF प्लस प्लस देश में पूरा हो जाएगा। और ये जो पटना को मिला ODF प्लस, और अब जो है ODF प्लस प्लस देने की बात की जा रही है, यह तभी होगा जब ये जो क्राइटेरिया है उसे पूरा किया जाएगा। तो आप समझ गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF प्लस और ODF प्लस प्लस क्या होता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास। इसे हमने
चैप्टर 9 में पढ़ा। इस योजना को जो नाम था क्या है, इंदिरा आवास योजना, और यह केंद्र सरकार की पहल है और इसमें 60:40 का वित्त पोषण किया जाता है राज्यों के लिए, और केंद्र शासित एवं नॉर्थ ईस्ट के लिए 90:10 का। इसके तहत सभी योग्य लोगों को 2022 तक 25 वर्ग किलोमीटर, ये जो वर्ग मीटर है उसका आवास प्रदान करना है। और इसमें योग्यता क्या है, जो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 है उसके तहत ऐसे गरीब परिवार जिनका अपना कोई पक्का मकान नहीं है, और दूसरा क्राइटेरिया है कि वह 25 वर्ष से अधिक उम्र का जो एक परिवार है उसमें एक भी व्यक्ति साक्षर नहीं हो। तीसरा, वह परिवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हो। नेक्स्ट है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। ये जो अमृत है इसमें आप नाम समझें, अटल नवीकरण यानी कि इनोवेशन करना है, और शहरी परिवर्तन यानी कि शहर में जो बसावट है उसमें कुछ बदलाव लाने हैं। इसकी शुरुआत की गई थी जून 2015 में। इसका उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्र में बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करना। ये जो बुनियादी सेवाएं कौन कौन होती है, जैसे जलापूर्ति, मल जल निकासी, फुटपाथ विकास, सार्वजनिक परिवहन और पार्क आदि क्षेत्र जो आप देख रहे होंगे बनते हुए अपने शहरों में। तो ये किसके द्वारा हो रहा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन यानी कि अमृत। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। इसके तहत बिहार के जो 4 शहर है उनका चयन किया है। कौन कौन, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार शरीफ और भागलपुर, ये 4 शहर हैं। नेक्स्ट है पटना मेट्रो रेल के बारे में। इस प्रोजेक्ट की जो स्वीकृति है फरवरी 2019 में दी गई थी, और उसी के बाद नेक्स्ट मंथ पटना मेट्रो नगर जो रेलवे है PMRNL इसका गठन किया गया था, और इसमें जो बजटीय प्रावधान किया गया है 13,365.77 करोड़ रुपए। और इसकी जो पटना मेट्रो रेल है उसमें 2 कॉरिडोर है, कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2, और टोटल लेंथ कितनी है 31.39। ये जो सबसे लंबा जो कॉरिडोर होगा कॉरिडोर 1 है, यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 17 किलोमीटर का है, और कॉरिडोर 2 जो है 14.5 किलोमीटर का है, 14.45 किलोमीटर। ये जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी कि कॉरिडोर 1, ये दानापुर, बेल रोड और उसके बाद पटना जंक्शन होते हुए कहाँ जाएगी, ये मीठापुर। जबकि ये जो है आप देख सकते हैं कॉरिडोर 2 ये सेकंड चरण में बनेगा, ये पटना जंक्शन से होते हुए गांधी मैदान, PMCS राजेंद्र नगर टर्मिनल और ये ISBT की ओर जाएगा। और इसका जो ये तो क्रियान्वयन कर रहा है, और जो जिम्मेदारी ले रही इस पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट को बनाने की वो किसके पास है, ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पास है, DMRC के पास। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम पे मिलेगा। ये जो PDF आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को, इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको, है ना। तो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। इसमें भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, लेकिन उस पर आपको डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते रहते हैं। और इसके अलावा आपको अपडेट भी वहाँ मिलेंगे, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।